गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी स्टडी क्लासेस। और ये है हमारा आज का रिवीजन लेक्चर सीरीज का पार्ट 2, जिसमें हम करेंगे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के कंप्लीट टॉपिक्स कंप्लीट इस वीडियो के अंदर। ठीक है ना। तो सारे जो इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी देखेंगे और साथ में उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो इससे पहले के जो रिवीजन लेक्चर के पार्ट्स हैं वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है या प्लेलिस्ट के अंदर आप जाके चेक भी कर सकते हो। तो आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा क्या रहेंगे, फायदेमंद रहेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो देखो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि हु इज द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। देखो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री मतलब क्या हुआ, किसको हम बोलते हैं कि जो हमारे देश का आमतौर पर रहने वाला है। रेजिडेंट नॉट सिटीजन। देखो सिटीजनशिप कुछ और होती है, रेजिडेंटशिप कुछ और होती है। तो हु इज द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, वो व्यक्ति नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा जो कंट्री के अंदर पिछले 1 साल से रह भी रहा है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इस कंट्री के अंदर है। तो यस, हु इज द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री, जो पिछले 1 साल से हमारे देश में रह रहा है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इस देश के अंदर है। तो आंसर विल बी बोथ। अच्छा, चाहे कोई पर्सन हो या कोई इंस्टीट्यूशन हो, कंपनी हो, उसको भी हम नॉर्मल रेजिडेंट ही बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ एक फिजिकल पर्सन ही होना चाहिए, पीपल ही होना चाहिए। कंपनी भी हो सकती है, कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। ठीक है ना। तो पिछले 1 साल से हमारे देश में होना चाहिए और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब उसकी जो इनकम का सोर्स है वो भी हमारे देश के अंदर से ही होना चाहिए। चलो तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि विच ऑफ दीज इज नॉट द फैक्टर इनकम। देखो फैक्टर इनकम क्या होती है, वो इनकम जो फैक्टर ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को मिलती है। तो फैक्टर्स कौन होते हैं हमारे पास, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। 4 फैक्टर्स होते हैं। तो जो इनको रेंट मिलता है, लेबर को जो वेजेस मिलती हैं, कैपिटल वाले को जो इंटरेस्ट मिलता है या इसको जो प्रॉफिट मिलता है, ये सारी क्या होती हैं, फैक्टर्स इनकम। देखो वो इनकम जिसके बदले में कोई काम किया जाता है, दैट इज कॉल्ड अ इनकम। इनकम उसी को बोलते हैं ना। और फैक्टर इनकम कौन, जिसके बदले में फैक्टर्स ने मेहनत करी है। देखो तो रेंट रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड, यस, लैंड के अंदर आएगा, तो ये भी हमारी फैक्टर इनकम है। वेजेस रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड, यस। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द यूज ऑफ कैपिटल, यस, ये भी हमारी हाउस होल्ड इनकम है। एंड फोर्थ हमारे पास क्या है कि डोनेशन रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड। देखो जो डोनेशन हाउस होल्ड को मिली है, क्या वो उसकी इनकम है? नहीं, इसको बोलते हैं हम ट्रांसफर पेमेंट, मतलब फ्री फंड का पैसा जिसके बदले में कोई भी काम नहीं किया गया। लाइक एनआरआई ने कोई रेमिटेंस भेजी है बाहर से अपनी फैमिली को इंडिया के अंदर, तो क्या वो उनकी फैक्टर इनकम है? नहीं, क्योंकि उसके बदले में उन्होंने कोई भी काम नहीं किया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हु इज नॉट द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री। इनमें से कौन हमारे देश का आमतौर पर नागरिक नहीं है। देखो नॉर्मल रेजिडेंट की 2 कंडीशंस है। पहला, वो पिछले 1 साल से हमारे देश में रहना चाहिए। दूसरा, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हमारे देश के अंदर होना चाहिए। तो पहला हमारे पास क्या है कि इंडियन बैंक्स हुज ब्रांचेस आल्सो इन इंडोर, कि एक इंडियन बैंक है। देखो नाम से पता चल गया कि इंडियन बैंक है, मतलब काफी टाइम से इंडिया के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है और उसकी बाहर भी ब्रांचेस। तो कोई बात नहीं, बिजनेस बाहर फैल रखा है लेकिन मेन इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो हमारे देश के अंदर ही है ना। इंडियन वर्किंग इन ऑफिस ऑफ वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इन अमेरिका। देखो एक चीज याद रखना, इंडियंस हैं और अगर वो कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कहीं भी काम कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, या किसी भी कंट्री के लोग हैं, तो वो उसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे जिस कंट्री के वो एक्चुअल में होंगे, ना कि वो जो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जहां पर वो काम कर रहे हैं उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। तो मान लो अगर कोई अमेरिकन भी होता ना और वो इंडिया के अंदर वर्ल्ड बैंक के ऑफिस के अंदर काम कर रहा होता तो उसको अमेरिकन सिटीजन ही बोलते। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखो इंडियन एम्बेसडर है और वो बाहर की कंट्रीज के अंदर अपनी इंडियन एम्बेसीज के अंदर है। देखो हमें इतनी बात पता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब क्या होता है, देश की बाउंड्री प्लस जो जो देश की एम्बेसीज हैं बाहर की कंट्रीज के अंदर, छोटी छोटी एम्बेसीज हैं, वो भी इंडिया की क्या है, एक तरीके से डोमेस्टिक टेरिटरी है, मतलब इंडिया का ही पार्ट है। तो जो भी इंडिया का एम्बेसडर इन डोमेस्टिक इसके अंदर काम कर रहे हैं ना, इंडिया के एम्बेसडर के रूप में काम कर रहे हैं, तो वो इंडिया का ही क्या है, पार्ट है और इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट है, क्योंकि वो इंडियन टेरिटरी में ही काम कर रहे हैं। एक अमेरिकन स्टूडेंट है हु लिव्स इन इंडिया फॉर मेडिकल पर्पस। देखो पिछले चाहे अमेरिकन स्टूडेंट है, वो पिछले चाहे 10 साल से इंडिया के अंदर रह रहा है, लेकिन पहली कंडीशन उसने फुलफिल कर ली कि भाई वो पिछले प्रीवियस ईयर काफी सालों से रह रहा है, लेकिन क्या उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वो पैसे कमाने के लिए रह रहा है? नहीं, वो मेडिकल पर्पस के लिए रह रहा है। तो ये आंसर होगा, ये हमारा सिटीजन नहीं होगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमेस्टिक इनकम ऑफ द कंट्री। देखो इस चीज को आपने ध्यान से देखना है कि 2 टाइप की इनकम होती है, डोमेस्टिक इनकम और एक नेशनल इनकम। देखो डोमेस्टिक इनकम कौन सी इनकम होती है, वो इनकम जो देश की बाउंड्री लाइन के अंदर ही कमाई जाती है, मतलब जो इनकम
देश की बाउंड्री के अंदर कमाई गई हो, अच्छा चाहे वो किसी के द्वारा कमाई गई हो, चाहे वो हमारे देश का रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, कोई भी हो, चाहे एक बाहर की कंपनी हमारे देश में कमाकर पैसा बाहर ले गई, लेकिन हमारे देश की वो कौन सी इनकम है? डोमेस्टिक इनकम है। और नेशनल इनकम कौन सी होती है? वो इनकम चाहे वो देश की बाउंड्री के अंदर हो या देश की बाउंड्री के बाहर हो, लेकिन उसको कमाया किसके द्वारा जाना चाहिए? नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा। तो कोई भी ऐसी इनकम जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट ने कमाई है और चाहे जहां मर्जी से कमाई हो, दैट इज आवर नेशनल इनकम। लेकिन डोमेस्टिक इनकम जो देश की बाउंड्री के अंदर कमाई गई हो, चाहे किसी के द्वारा कमाई गई हो, रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो। तो जैसे हम बात करें सैलरी रिसीव्ड बाय इंडियन, सैलरी किसको मिल रही है? इंडियन को मिल रही है फ्रॉम वर्किंग इन अमेरिकन एम्बेसीज इन इंडिया। क्या ये डोमेस्टिक इनकम है? देखो एक चीज याद रखो, ये हमारा मान लो इंडिया है, ठीक है ना, चलो ऐसा ग्राफ नहीं बनाया मैंने, अच्छा, और ये छोटी छोटी उसकी हमारे देश की क्या है, बाहरली कंट्रीज की एम्बेसीज होती हैं छोटी छोटी, ठीक है ना। और मान लो कि एक इंडियन है, हम लोग ही हैं या आप ही हो, आप इस एम्बेसी के अंदर काम कर रहे हो, तो जो ये एम्बेसी है ना अमेरिका की, तो ये अमेरिका की डोमेस्टिक टेरिटरी है, चाहे इंडिया के अंदर है, लेकिन ये टेरिटरी किसकी है? अमेरिका की है। तो क्या ये इनकम इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट हुई है? नहीं, ये तो अमेरिका की टेरिटरी में जनरेट हुई है। तो क्या ये देश की डोमेस्टिक इनकम होगी? नहीं होगी। प्रॉफिट अर्न्ड बाय इंडियन बैंक फ्रॉम इट्स ब्रांच इन अमेरिका, क्या ये देश की बाउंड्री के अंदर हुई है? नहीं, ये तो बाहर से हुई है। हाँ, हमारे नॉर्मल रेजिडेंट ने कमाई है, तो ये हमारी नेशनल इनकम तो होगी। क्या ये डोमेस्टिक इनकम है? नहीं है। रेंट रिसीव्ड बाय इंडियन फ्रॉम इट्स प्रॉपर्टी इन अमेरिका, तो रेंट मिला है लेकिन बाहर से मिला है, इंडियन को ही मिला है, कोई बात नहीं, तो ये नेशनल इनकम है, नॉर्मल रेजिडेंट को मिला है, लेकिन ये हमारे देश की बाउंड्री में जनरेट नहीं हुआ। प्रॉफिट अर्न्ड बाय अमेरिकन कंपनी वर्किंग इन इंडिया, यस इट इज अवर डोमेस्टिक इनकम, क्योंकि हमारे देश की बाउंड्री के अंदर प्रॉफिट जनरेट हुआ है, चाहे वो हमारे देश का रेजिडेंट हो या ना हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर इज डी। चलो, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जीडीपी एमपी इज ऑल्सो कॉल्ड, देखो जीडीपी एमपी मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। चलो, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, यस बिल्कुल सही है। एमपी मतलब क्या होता है? मार्केट प्राइस, इट विल बी फैक्टर कॉस्ट, यस। मार्केट प्राइस मतलब किसी भी प्रोडक्ट का मार्केट में कितना प्राइस है, तो उसके अंदर क्या चीजें इंक्लूड होती है? फैक्टर कॉस्ट, कितने में वो बना है, प्लस कितने उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक जीएसटी हुए, इन दोनों को मिलाकर ही मार्केट प्राइस बनता है, यस। देखो, नेशनल प्रोडक्शन या नेशनल इनकम भी बोलते हैं इसको, तो नेशनल इनकम क्या होगी? डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स प्लस कितना पैसा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कितना पैसा बाहर से आया, तो ये तीनों ही क्या है? हमारे सही है। चलो देखो, नॉमिनल जीडीपी इज ऑल्सो कॉल्ड, दो टाइप की जीडीपी होती है, नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी क्या होती है? जब हम जीडीपी को करंट प्राइस के ऊपर ही मेजर करते हैं। और रियल जीडीपी कौन सी होती है? रियल जीडीपी जब हम जीडीपी को कांस्टेंट प्राइस के ऊपर यानी कि बेस ईयर के प्राइस के ऊपर मेजर करते हैं। तो नॉमिनल जीडीपी जब मतलब जो जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं उसको आज के करंट ईयर के प्राइसेस से कैलकुलेट करेंगे, लेकिन कांस्टेंट मतलब पुराने बेस ईयर के प्राइस से किसको कैलकुलेट करते हैं? रियल जीडीपी को। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स इज द रियल मेजर ऑफ वेलफेयर। देखो, रियल मेजर कौन बताएगा कि एक्चुअल में देश के लोगों का भला हो रहा है या नहीं हो रहा? वो बताएगी रियल जीडीपी। क्यों? देखो, रियल जीडीपी जो होती है ना, उसमें आप प्रोडक्शन को जो मेजर करते हो वो प्रीवियस ईयर के या बेस ईयर के प्राइस से मेजर करते हो। फॉर एग्जांपल 2010 के अंदर जो प्राइसेस थे ना, और जो 2020 के अंदर प्राइसेस हैं, वो एक्चुअल में अगर मान लो कोई चीज 10 की है तो 20 में उसका प्राइस कितना हो गया? 20 रुपए हो गया। और मान लो आपने 100 पीस पैदा किए, प्रोडक्शन किया आपने, ठीक है, तो 100 इंटू 10 करोगे, कितना हो गया? 1000 करोड़। मोटा मोटा हम बोल देंगे कि भाई 1000 करोड़ की 2010 में जीडीपी थी। तो अगली बार भी आपने कितने 100 पीस ही पैदा किए और प्राइस कितना था उस प्रोडक्ट का? 20। तो क्या हम बोलेंगे हमारी जीडीपी बढ़ गई? जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ गई? नहीं, प्रोडक्शन तो 100 पीस ही रही ना, प्राइसेस बढ़ गए सिर्फ। तो जब हम जीडीपी को करंट ईयर प्राइस से मेजर करते हैं ना, तो वो रियल वेलफेयर नहीं बताता। हाँ, अगर आप इसको मेजर करो कि भाई 2020 के अंदर भी हमने प्रोडक्शन कितनी करी? 100 की, और बेस ईयर के प्राइस लिए 10 रुपए, तो 1000, तो जीडीपी में कोई फर्क आया? नहीं, पिछले 10 साल से हमारी जीडीपी उतनी की उतनी ही खड़ी है। तो विच इज द ट्रू मेजर? रियल जीडीपी इज अ ट्रू मेजर, नॉट नॉमिनल जीडीपी। चलो, फाइंड आउट रियल जीडीपी फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। नॉमिनल जीडीपी 10,000 है, प्राइस इंडेक्स कितना है? 200 है। तो देखो, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। तो देखो, नॉमिनल जीडीपी हमारे पास कितनी है?
नॉमिनल जीडीपी है हमारे पास 10,000, रियल जीडीपी को लेट्स से x ले लेंगे। प्राइस इंडेक्स कितना है? देखो प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि 2010 मतलब 2010 के मुकाबले आज 2020 के प्राइसेस में कितना ज्यादा बढ़ोतरी आई है, मतलब कितने वो प्राइसेस बढ़ चुके हैं। तो अगर कोई चीज का प्राइस 200 होगा तो आज वो कितना हो गया? 200 हो गया तो अपॉन 100, तो ये कितना हो गया? 2। तो x इज इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि रियल जीडीपी इज 5,000। चलो देखो, फाइंड आउट जीडीपी डिफ्लेटर आउटपुट ऑफ कमोडिटी इफ x इज 1000, प्राइस इन 2019 50 एंड 2020। देखो व्हाट डू यू मीन बाय जीडीपी डिफ्लेटर? देखो जीडीपी डिफ्लेटर एक ऐसा मेजर है जो हमें ये बताता है कि प्राइसेस में कितना चेंज आ गया 2010 के मुकाबले 2020 के अंदर, या पिछले साल के मुकाबले इस साल के अंदर प्राइसेस के अंदर कितना चेंज आ चुका है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि भाई इकोनॉमी में कितनी इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन आ चुकी है। ठीक है ना? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। ठीक है ना? देखो नॉमिनल जीडीपी मतलब क्या होता है कि जब हम आउटपुट को करंट ईयर के प्राइस से मेजर करते हैं, तो यानी कि 1,50,000 अपॉन रियल जीडीपी क्या होगा जब कांस्टेंट या बेस ईयर के प्राइसेस से मेजर करेंगे, तो इट विल बी 50,000 इंटू 100। तो ये कितना आ गया? तो आंसर इज 3। तो जीडीपी डिफ्लेटर जो हमें ये बताता है कि भाई पिछले साल के मुकाबले इस साल के प्राइसेस में कितना ज्यादा चेंज आया है, कितना बढ़े हैं या कम हुए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि विच ऑफ दिस इज द लिमिटेशन ऑफ जीडीपी। देखो लिमिटेशन ऑफ जीडीपी का मतलब क्या है? क्या जीडीपी के हमेशा बढ़ने से वेलफेयर ही होगा लोगों का? नहीं। तो जीडीपी के मतलब प्रोडक्शन के बढ़ने से कुछ उसकी लिमिटेशंस भी हैं। सबसे पहले लिमिटेशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देखो जीडीपी बढ़ रही है लेकिन रिच बिकम रिच एंड पुअर बिकम पुअर, तो इससे प्रोडक्शन तो बढ़ रही है लेकिन क्या लोगों का भला हो रहा है? नहीं हो रहा। तो ये भी है लिमिटेशन ऑफ जीडीपी। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी मींस प्रोडक्शन तो बढ़ रही है लेकिन बहुत सारे ऐसी चीजों में प्रोडक्शन बढ़ रही है जिसका आम लोगों को कोई फायदा नहीं है। लाइक हम बोले डिफेंस इक्विपमेंट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, डिफेंस बढ़ना चाहिए देश का, लेकिन उससे आम जनता का वेलफेयर हो रहा है? नहीं हो रहा। तो ये भी लिमिटेशन है जीडीपी की। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज मतलब क्या हो रहा है कि बहुत सारी जगह के अंदर गवर्नमेंट को लग रहा है कि भाई कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हो रही, लेकिन वो गुड्स के बदले में गुड्स दिया जा रहा है, जो कैलकुलेट ही नहीं हो पा रहा कि एक्चुअल में कितनी जीडीपी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। तो इट इज ऑल्सो लिमिटेशन ऑफ जीडीपी। और एक्सटर्नलिटीज मतलब बहुत सारी चीजों के नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंपैक्ट भी है। कि मान लो आपने कोई फैक्ट्री लगा दी, उससे प्रोडक्शन तो बढ़ी लेकिन उसने जो इतना पॉल्यूशन किया उससे आसपास के लोगों को क्या हुआ? नुकसान हुआ। ठीक है ना? तो दैट इज कॉल्ड द लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी। तो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर ऑफ दैट। चलो तो ये थे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।